फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। Some measure of Okay. average kinetic energy of a body. यस, देखो काफी पहले तुमने लिखा होगा कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर, तुम बोलते हो टेम्परेचर इज अ स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि ये बताता है कि दिस इज द डिग्री ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस, राइट। यस, वो सही है, उसके अंदर बुराई नहीं है कुछ, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। बट अगर इसमें और थोड़ा सा डेप्थ में जाओगे तो टेम्परेचर इज बेसिकली अ पैरामीटर which tells me that how fast or how randomly your molecules are vibrating or moving, है ना। तो हमको इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है अभी। अगर मैं सिर्फ ये बोलूं कि इसको हम बोल सकता हूं कि डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस, और अगर मैं जाऊं डेप्थ में तो ये जाएगा इट shows the you can say movement of molecules। अगर तुम्हारा मॉलिक्यूल फास्ट है तो मॉलिक्यूल, जैसे कि अगर सपोज तुम्हारे पास एक ये है ना कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर गैस है, इसको पूरा बंद किया हुआ है, और सपोज इसके ऊपर हमने लगा रखा है थर्मामीटर। ये हमारे पास ना थर्मामीटर है कुछ ऐसा, जो कि हमको क्या बताएगा, टेम्परेचर बता देगा। इसको अगर मैं हीटअप कर रहा हूँ, अगर कंटिन्यूसली हीटअप करता जाऊंगा तो जो हमारे पास में टेम्परेचर है, जो स्केल है हमारे पास थर्मामीटर का, उसका रीडिंग क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट। हाँ भाई, Yes. अगर प्रेशर कुकर को गैस पे रख दिया और उसको कंटिन्यूसली हीट अप कर रहे हो, और जो विसल वाला जो स्पॉट है वहां पे तुमने लगा दिया थर्मोमीटर, तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर तुमको वो दिखेगा। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो रैंडम मोशन है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पहले मॉलिक्यूल स्लो स्लो घूम रहे थे, फिर मॉलिक्यूल फास्ट फास्ट घूम रहे हैं, और मॉलिक्यूल इतने ज्यादा फास्ट या स्लो हो गए हैं कि नाउ दे आर स्ट्राइकिंग टू द दैट थर्मोमीटर। तो जितने ज्यादा फास्ट या जितने ज्यादा मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेंगे उसको उतना ही ज्यादा फील होएगा। तो बेसिकली जो रैंडम मोशन है उसी को टेम्परेचर कर रहा है डिफाइन। अगर तुम्हारा टेम्परेचर अगर कम है तो जो मोशन है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इफ योर टेम्परेचर इज हायर दैट मीन्स मोशन इज हायर। एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एट 0 केल्विन क्या होगा, ये तुमने देखा होगा गैसेस स्टेट में, अल्टीमेट रेस्ट। हाँ, नो मोशन, Absolute rest, no motion. एब्सोल्यूट रेस्ट अपने वो जिसको बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट रेस्ट के लिए, लेकिन वो एक काइंड ऑफ कह सकते हो कि हाइपोथेटिकल चीज है, जो कि हमारे पास में बस एक कह दिया कि हाँ ऐसा कोई पॉइंट होता होगा जहां पर सारे मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन और ऑसिलेशन सब कुछ तुम्हारे पास में 0 हो गया, तो जरूरत नहीं, ठीक है। फिर हमने बनाया स्केल। इफ वी वांट टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी वी नीड ए स्केल, ठीक है। तो इसके स्केल क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है टेम्परेचर का, केल्विन। केल्विन। लेकिन अगर तुम देखते हो तो जनरली हम लाइफ के अंदर क्या काम में लेते हैं, या तो डिग्री सेल्सियस काम में लेते हैं या फिर फ़ारेनहाइट काम में लेते हैं। तो वो अपनी अपनी मर्जी है। तो हम बोलते हैं कि स्केल हमारे पास में बहुत सारे होते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, और यू कैन मेक योर ओन स्केल, कोई इसके अंदर दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले अब हम आएंगे थर्मामीटर पे। इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आ 0 डिग्री पे मोशन नहीं होता, तो अगर टेम्परेचर नेगेटिव हुआ तो क्या होगा? अरे अब तक हम एब्सोल्यूट 0 को ही अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो एब्सोल्यूट 0 इज द टेम्परेचर जिसके नीचे तुम कभी जा ही नहीं सकते हो। तभी तो बोला ना कि हाइपोथेटिकल चीज है। ठीक है, ठीक है। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट विच यूज टू Measure measure temperature. measure
टेम्परेचर। अब थर्मोमीटर कैसे बनाते हैं इसका भी एक प्रिंसिपल है। ओके, इसके लिए तुमको स्ट्रेट लाइन अच्छे से आना चाहिए। सबको आता है स्ट्रेट लाइन? यस सर। Yes, sir. ओके, चलो पहले तो थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन कोई करते हैं। स्ट्रेट लाइन के बारे में तुमको कितना आता है? सपोज तुम्हारे पास में ये एक पॉइंट है x1 y1, ये एक पॉइंट है x2 y2, तो हमारे पास में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। यस सर। यस, तुम्हारे पास में 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट फॉर्म के अंदर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या लिख दोगे? राइट। ओके, अब सपोज इसका मतलब ऐसे हुआ ना कि ये अगर मैं x एक्सिस के अलोंग गया, ये y एक्सिस के अलोंग गया, तो यहां से यहाँ का जो मेरा ये आएगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया? x2 माइनस x1, और ऊपर का डिस्टेंस कितना हो गया? y2 माइनस y1। अगर मैं इस पॉइंट से, पॉइंट ए से हाफ डिस्टेंस गया अपने उस तरफ, x2 माइनस x1, जो मैं x2 माइनस x1 उसका हाफ डिस्टेंस गया, तो फाइनली अपने किस पॉइंट पे पहुंच गया मैं? x1 प्लस x2 माइनस x1 बाई 2। यस। यस, तो बताओ अगर उस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा तो जो उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि y कोऑर्डिनेट भी उसी डायरेक्शन के अंदर हाफ ऊपर चला गया होगा? यस सर। है ना, उसी रेशो में जाता है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो अगर मैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करूंगा तो वो हो जाएगा y1 प्लस y2 माइनस y1 बाई 2। तो स्ट्रेट लाइन के अंदर यही होता है, स्लोप कांस्टेंट होता है, तो जो है ना रेशो जो होते हैं वो हमेशा फिक्स रहते हैं। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही रहता है। इसी बेसिस पर हम सारे थर्मोमीटर्स बनाते हैं। ठीक है, तो जनरली हमारे जो काम में थर्मोमीटर आते हैं वो ये होते हैं, तो लिक्विड वाले होते हैं। अब तुम कहोगे सर आजकल तो डिजिटल आने लगे हैं, कोई बात नहीं, हम लिक्विड वाले ही पढ़ेंगे। और लिक्विड वाले के अंदर सबसे पहले अपना आता है, इंफ्रारेड भी है। हाँ क्या बोलते हो? इंफ्रारेड भी है। हाँ, अब तो बहुत आने लग गया ना, ये जो अपना टेम्परेचर चेक करते हैं आजकल, तो कुछ ज्यादा ही काम में आने लग गया वो। हाँ तो जो अपने सिलेबस में है जनरली जो पूछे जाते हैं वो यही वाले। तो पहला आता है डिग्री सेल्सियस। तो हम जो इसकी मेकिंग है उसके ऊपर नहीं जाएंगे, हम देखते हैं कि जो इसका स्केल कैसा है। कुछ ऐसा होता है मैं क्या बताया वो x2 माइनस x1 के बाद? बेटा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आता है। हाँ सर, वो पता है क्या रिलेशन था सर? वो रिलेशन ये था कि अगर मैं x2 माइनस x1 वाला जो रूट है इसके ऊपर अगर मैं जाऊंगा, सपोज आधा डिस्टेंस ट्रेवल किया मैंने, है ना, तो यहाँ की तरफ भी हमको कितना डिस्टेंस में ट्रेवल करना पड़ेगा? हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि माई रेशियो हैज टू बी सेम। यस सर। तो सेम चीज अभी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, पता लग जाएगा। तो अगर मुझे थर्मोमीटर बनाना है तो आई नीड एटलीस्ट 2 पॉइंट्स। पहली चीज तो इसके अंदर जो लिक्विड है वो लिक्विड कैसा होना चाहिए? प्रिंसिपल क्या होता है इसका? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर? सर, टिप पे हीट मिलती है तो फिर जो अंदर लिक्विड एक्सपेंशन। यस, तो हम बोलते हैं कि इसके अंदर जो है लिक्विड जो है उसका एक्सपेंशन होता है। जैसे कि ये जो पॉइंट होता है ना, जो हमारा नीचे वाला पॉइंट होता है, इसके अंदर मरकरी रखा होता है। मरकरी को हम किसी सरफेस पे रखते हैं, तो वो जो सरफेस है हीट सप्लाई करती है मरकरी को, अगर उसका टेम्परेचर हाई है तो उस हीट को एब्जॉर्ब करके जो मरकरी है उसमें एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो मरकरी जो है वो ऊपर जाता है, तो इसका जो, और जितना ऊपर जाएगा उतना हमको रीडिंग क्या होता है दिख जाता है, तो हम बोलते हैं कि ठीक है इतना एक्सपेंशन हो गया। तो ये लो, ये हमारे पास में पाइप होती है जिसके अंदर क्या होता है, मरकरी ऊपर जाता है, लिक्विड के एक्सपेंशन पे करता है। अब कौन सा लिक्विड हमें काम में लेना चाहिए उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज। पहली बार, लिक्विड का जो एक्सपेंशन है वो कैसा होना चाहिए? कम लेकिन दिखना चाहिए। हाँ, एक तो एक्सपेंशन ज्यादा हो उससे दिक्कत नहीं है, हम बोलते हैं कि एक्सपेंशन जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, अगर सपोज 0 डिग्री से
5 डिग्री सेल्सियस पे मैं गया और सपोज वो 2 सेंटीमीटर ऊपर चला गया एक्सपेंशन में, तो अगर मैं 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेंटीग्रेड जाऊंगा तो भी 2 सेंटीमीटर ऊपर जाना चाहिए ना। यस इसको बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। जो तुम्हारा एक्सपेंशन है दैट इज कांस्टेंट, उसका जो है रेट ऑफ चेंज है दैट हैज टू बी कांस्टेंट ना। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसा होता है? कांस्टेंट। अगर इसी के बजाय मैं एक ऐसा वो ले लूं फंक्शन जो है पैराबोलिक हो, तो उसके अंदर ऐसा नहीं होगा। तो हम बोलते हैं कि जो एक्सपेंशन है लिक्विड का वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। और मस्ट हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड लोअर फ्रीजिंग पॉइंट। क्यों? सर ज्यादा टेम्परेचर में डाले बिकॉज तो बर्न आ जाए। ताकि हम ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर को मेजर कर पाए और कम से कम को भी मेजर कर पाए, ठीक है। अगर सपोज तुमने पानी को ले लिया, तो पानी तो यार 100 डिग्री के बाद में क्या होता है? वेपराइज हो जाएगा, फिर हमको दिखेगा ही नहीं वो तो फिर उसके अंदर हम किसको करेंगे, ठीक है। तो इन सब चीजों को लेके हमारा जो ये वाला थर्मामीटर जो होता है, इसके अंदर हम काम में लेते हैं मरकरी को, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मरकरी रखा रहता है। सबसे पहले हम करते हैं स्केलिंग। स्केलिंग का मतलब क्या होता है? ये गैस कर सकते हो? तुमको किसने बताया कि ये जो चीज है ये 1 सेंटीमीटर? रेफरेंस पॉइंट। हाँ सर मतलब 1 डिग्री के चेंज में कितना रिस्पेक्ट लेंथ Yes. चेंज होता है? भाई तुमको पहले स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना कि 1 डिग्री होता क्या है, ठीक है, या फिर 1 सेंटीमीटर क्या होता है। अगर तुमको बता दिया कि ये जो पेंसिल है इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है, नाउ यू कैन मेजर एवरीथिंग। तुम उसको हाफ कर दोगे तो कह दोगे 2.5 हो गया, उसको अपने डबल कर दोगे तो अपना 10 सेंटीमीटर हो गया, राइट। तो स्केलिंग के लिए हम क्या करते हैं? हमने कोई भी थर्मामीटर लिया, उसको पहले हमने रखा आइस के ऊपर। आइस, पानी और आइस दोनों का मिक्सचर, तो उसका टेम्परेचर कितना होगा? तो पहले मैंने रखा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। मैंने देखा कौन से पॉइंट पे पानी अपना फ्रीज हो रहा है, तो कहां पे होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0। मैंने उसको बोला हुआ है कि वही 0 है। फिर मैं गया बॉइलिंग पॉइंट पे, बॉइलिंग पॉइंट मैंने देखा कि पानी कहाँ पे बॉईल करना स्टार्ट कर रहा है, उसको मैंने क्या बोला? 100 डिग्री सेल्सियस। फाइन। अब बताओ, अब अगर मैं तुमको बोलूं कि मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है मरकरी, ठीक है, और वो मरकरी इस पूरी लाइन में हाफ पे आ गया, एकदम हाफ पे आ गया, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे टेम्परेचर कितना है? 50। क्यों? मुझे पता है कि सारे जो एक्सपेंशन है वो कैसे होने चाहिए? लीनियर होने चाहिए। ठीक है ना। तो अगर देखो, अगर मैं यहां से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालना चाहूं, तो इस पॉइंट को अगर मैं कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना चाहूं, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है? 0। इसका टेम्परेचर कितना है? 0। इसको मैंने लिखा सपोज उसका वाई कोऑर्डिनेट, और ये मैंने बोल दिया टेम्परेचर। इसको मैंने लिखा, इसका जो वाई कोऑर्डिनेट कितना है बताओ? y कोऑर्डिनेट 100 है। अरे वो तो हमारी मर्जी है ना, यहाँ पे मैं कितनी वो बनाऊंगा, लाइन बनाऊंगा, लेकिन मुझे पता टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। लाइन तो हमारी मर्जी है, तुम्हारे थर्मामीटर के अंदर लाइन से कितनी बनेगी वो तो तुम्हारी मर्जी है ना। तो जनरली क्या होता है कि हम इसको 100 पार्ट के अंदर वो करते हैं, तो डिवाइड करते हैं, तो इसका टेम्परेचर ये हो गया। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या बन गई? y इक्वल टू mx प्लस c होता है, तो क्या बन जाएगा? टेम्परेचर इक्वल टू y। तो अगर मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मेरा जो y कोऑर्डिनेट कितना है? 50, तो मेरा जो टेम्परेचर भी कितना होगा? 50 डिग्री सेल्सियस। तो स्ट्रेट लाइन फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, अब थोड़ा सा ये तो ऐसा हो गया, टाइम पास वाला हो गया, थोड़ा सा इसमें अलग करते हैं। तो हम करते हैं ऐसे, स्टैंडर्ड में आते हैं। मैं यहाँ पे लेके आया, इसको मैंने बोला फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या होता है?
0 डिग्री सेल्सियस। फिर ये मैंने बोला बॉइलिंग पॉइंट, इसको मैंने बोला 100 डिग्री सेल्सियस। और ये जो चीज है इसके अंदर मैं करूंगा नंबर ऑफ पार्ट्स। नंबर ऑफ पार्ट्स तो हमारा जो जनरली है उसके अंदर नंबर ऑफ पार्ट कितने होते हैं? 100 ये होते हैं। ओके, तो ये तो हमारा हो गया डिग्री सेल्सियस वाला। अब मेरे पास में एक और स्केल होता है फ़ारेनहाइट वाला, देखा हुआ है? अब जो ये है फ्रीजिंग पॉइंट वो तो यहाँ पे आएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी मेरा यहाँ पे आएगा। अगर मैं डिग्री फ़ारेनहाइट में देखूं तो पानी कितने फ़ारेनहाइट पे फ्रीज होता है? पानी जिस पे फ्रीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? 32 फ़ारेनहाइट। 32 32 या फिर 25? 32 ठीक है। ओके, तो ये जो मेरा पॉइंट था फ्रीजिंग पॉइंट, इसको मैंने बोला 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जहां पे मेरा वाटर जो बॉयल होना स्टार्ट हो रहा है उसमें क्या होता है? कितने पे होता है बॉयल? 212. हाँ 212. 212 वो हमने क्यों किया मैं बताता हूँ। हमने बोला कि नहीं जो भी चलने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला कि पानी जहां पे फ्रीज हुआ वो ये हुआ, राइट? यहाँ पे पानी हो रहा है बॉयल, हमको नहीं पता मैं इसको क्या नंबर दूं, लेकिन मैंने बोला कि ये लो, इसके बीच में मुझे 180 वो करने पार्ट्स करने। यहाँ पे हमने कितने पार्ट किए थे? 100। वहां पे हमने कितने किए? 180 पार्ट। इसका रीडिंग कितना है? 32। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होनी चाहिए उसके अंदर? ऐड कर दो 180 को। पर लेकिन अगर थर्मोमीटर ही नहीं है तो पता कैसे चल रहा है कि 32 212 है? 32 तो मैंने स्केलिंग की है ना भाई। तुमको मैंने बोला कि एक ऐसा थर्मामीटर बनाओ, ठीक है, जिसके अंदर पानी जो है वो 32 नंबर के ऊपर फ्रीज होना चाहिए। तो तुम क्या किया, तुमने पानी को कल फ्रीज किया, उसके ऊपर ला के रखा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जहां पे मरकरी था तुमने उसको लिख दिया 32, ठीक है? सर तो 32 रैंडमली चूज हुआ है क्या इस स्केल के लिए? यस, वो उसकी मर्जी है, उसको जो अच्छा लगा उसने कर दिया। ठीक है सर। फिर मैं कहा कि जहां पे पानी, अब हमने देखा जहां पे पानी बॉईल होना स्टार्ट हुआ उसको मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे एरो बना दिया। अब मेरी मर्जी है कि इन दोनों के बीच में कितने वो बनाऊं मैं। तो मैंने बोला कि मुझे 180 बनाने हैं, ठीक है? यस सर। एक सेकेंड। तो अब अगर मैं वहां पे नंबर लिखूंगा तो वो जो नंबर है वो कितना आ जाएगा? 212। यस सर। यस, तो मैं बोलूंगा कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब मैं कह सकता हूँ ना कि 212 फ़ारेनहाइट इज एन इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। यस। कह सकते हो? ओके। अब मुझे बताओ, जैसे कि मैं अपनी बात करूं, अपना बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, राइट? अब 37 डिग्री सेल्सियस तो इसमें दिखाएगा, यहाँ पे आ गया। तो मुझे बताओ कि फ़ारेनहाइट के अंदर जो मेरा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आएगा उसका नंबर कितना होगा, उसका रीडिंग? सर 98 99। सर 96 से 98 फ़ारेनहाइट। तो देखो, अभी थोड़ी देर पहले तुमको बताया था, अगर तुम्हारा ये टेम्परेचर यहाँ पे आ गया, मतलब कि ये जो चीज है, अगर मैं इसको बोल दूं x और इसको मैं बोल दूं y, ठीक है, और सपोज इसको मैंने बोल दिया x डैश और इसको मैंने बोल दिया y डैश, तो मैं कह सकता हूं ना कि x अपॉन y शुड बी इक्वल टू x डैश अपॉन y डैश। रेशो सेम होना चाहिए ना? यस। यस, क्योंकि कंप्लीट चीज ये है। अगर तुमने इसके
37% पे पहुंचे हो तो इसके भी 37% पे पहुंचना चाहिए तुमको। तो बताओ मुझे इस पॉइंट की वैल्यू किससे निकालोगे बताओ। ये मैं कह सकता हूं कि बाय स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ये आ गया। तो अब जो फॉर्मूला आता है वो कैसे निकालोगे बताओ। सर डिस्टेंसेस निकाल लेंगे ना, तो x हाँ हो हाँ गया बताओ। 100 माइनस 37 तो अपॉन देखो तो देखो ये मेरे पास में है 0, ऊपर कितना आ रहा है 37। तो मैं कैसे लिखूंगा, x से ऊपर में कितना गया हूं 37। 37, तो मैंने लिखा 37 आ गया। ठीक है ओके, ये तो हो गया 37 अपॉन कंप्लीट जो मेरा x प्लस वाई है वो कितना है 100. 100। 100। तो ये लो 100। ओके इसमें आता हूं मैं, इसके अंदर ये जो है मेरा x, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 32 प्लस एक्स डैश, यस है ना। यस। और अपॉन कितना आ जाएगा x प्लस वाई कितना है 180। तो यहाँ पे x डैश की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 97.3। जो भी आएगा यहाँ से आ जाएगा। सही है ओके। और आओ, अगर मुझे सिंपल फॉर्मूला लेके आना पड़े, कन्वर्जन फॉर्मूला, तो सपोज ये हमारे पास में अपना डिग्री सेल्सियस है, ये हमारे पास में डिग्री फ़ारेनहाइट है। ये मैंने बोला फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये अपना बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। इसके अंदर कोई भी अपना टेम्परेचर ये है उसको मैंने बोल दिया C, और वो इक्वल है यहाँ पे डिग्री F के। तो व्हाट विल बी द रिलेशन, ये कितना है 32, ये कितना है 0। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो चीज है ये कितनी है C, क्योंकि ये 0 है वो C है, तो C अपॉन ये कंप्लीट कितना है 100। 100। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आएगा F माइनस 32। यस भाई मेरे को तो एक्चुअल उसका वो चाहिए ना, नंबर चाहिए। तो मैं F माइनस 32 और अपॉन ये कंप्लीट कितना है 180। ये लो, ये हो गया कन्वर्जन। ऐसे तुम किसी के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे चलो एक क्वेश्चन देता हूं वो करो। सपोज हमारे पास में एक स्केल तो ये वाला है फ़ारेनहाइट वाला। सर वो ऊपर आपने x अपॉन वाई इक्वल टू एक्स डैश अपॉन वाई डैश लिखा था ना। हाँ तो बेटा एक ही बात है ना, प्लस एन 1 कर दो, या यहाँ भी ये कर दो +1, यहाँ भी कर दो +1, क्या फर्क पड़ेगा। रेशो होते हैं ना ये तो। हाँ सर हाँ। चलो ये एक हमारे पास में है जिसको मैंने बोला ये तो कितना है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारे पास में कितना हो गया भाई बॉइलिंग पॉइंट 212, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके अंदर हमारे पास में कितने होते हैं 180 पार्ट्स। तुमको एक और स्केल बनाना है, इस स्केल को मैंने बोल दिया डिग्री x, ठीक है, या फिर बोल दिया डिग्री z। ये तुमने स्केल बनाया नया। इस स्केल के अंदर क्या है, एक नंबर है, ये नंबर है तुम्हारे पास में 200। ये तो मेरा है फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब कि लिक्विड जो है वो इतने पे फ्रीज होना स्टार्ट हो रहा है, और लिक्विड जो बॉयल हो रहा है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इसके हिसाब से, ठीक है, इसके हिसाब से हो रहा है सपोज 350 पे हो रहा है। तो बताओ जब इसके अंदर जो है रीडिंग, जब 100 फ़ारेनहाइट आ रहा है तो इसके अंदर क्या आएगी रीडिंग 100 फ़ारेनहाइट को, ये वाला स्केल क्या बताएगा।
सर 283.33। हाँ भाई, बाकी लोग हाँ सर वही आ रहा है 283.33। तो कुछ हमको है ना सोचना ही नहीं है। देखो ये यहाँ पे क्या बनेगा रेशो, ये वाला, ये आएगा 100 माइनस 32, ठीक है, अपॉन हमारे पास में कितने पार्ट्स हैं टोटल, 180 पार्ट्स, इक्वल टू यहाँ पे सपोज इसकी जो है रीडिंग उसको मैंने बोल दिया z, तो क्या बनेगा z माइनस 200 अपॉन कितने पार्ट्स है मेरे पास में 150। 150। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा z, क्या आएगा ये कितना 68 इंटू 150 अपॉन 180 प्लस शायद से गलत कैलकुलेशन हो गई। 200। 256.6. हाँ सर 256 कोई गलत कैलकुलेशन। 68 into 150 divided by 180 plus 200, 256 है ना, तो 256.67। तो उस वाले थर्मामीटर में जो नंबर तुमको दिखेगा वो ये होगा। नंबर ही तो अलग हुआ है, जो मोलिक्यूल का जो वाइब्रेशन या एनर्जी है वो तो सेम है ना। जैसे अगर कोई तुम्हें बोले कि 100 kg है ना, या फिर कोई बोले कि 100 नहीं, कोई बोले 10 की पावर 5 ग्राम्स, तो जो तुम्हारे पास में अमाउंट है वो तो सेम है ना, बस जो एक नंबर है उसी का तो डिफरेंस है। तो नंबर प्लस है ना यूनिट, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, नंबर प्लस यूनिट, मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड इज सेम एवरीवेयर, उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ भाई बताओ, कुछ डाउट है इसमें? अगर एग्जाम में तुमको एक अब थर्मामीटर दे देंगे कि ये हमारा स्टैंडर्ड थर्मामीटर है, एक थर्मामीटर हमारे पास में न्यू है, बताओ उसके अंदर चेंजेस कैसे करना है, तो कर दोगे? हाँ Yes. सर. बस इसमें इतना ही आता है, इसके अंदर कोई ज्यादा वो नहीं होता है। तो पहला जो पार्ट हमारा है होता है वो इतना ही होता है बस। फिर सेकंड जो चीज हमारे पास में आती है जिसको हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। ओके, अगर सपोज तुम्हारे सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम स्केल लेके जाओगे और स्केल से जो भी तुमको दिख जाएगा वो उसकी रीडिंग होएगी कि भाई इतने सेंटीमीटर क्या है। सो व्हाट डू यू मीन बाय एक्चुअल लेंथ? एक्चुअल लेंथ का मतलब क्या होता है? एक होता है एक्चुअल लेंथ, एक होता है एपरेंट, जैसे अपने ऑप्टिक्स में बोलते थे। सर एक्चुअल लेंथ वो लेंथ है जो रूम टेम्परेचर पे ली गई है। तो तुमको किसने बोला कि हाँ रूम टेम्परेचर सबके लिए अलग अलग होता होगा? तो इसलिए एक्चुअल नाम की कोई चीज नहीं होती है। जब भी अगर कोई तुम्हें बोले कि द लेंथ ऑफ दिस रॉड इज एल, तो तुम्हें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कौन से टेम्परेचर पे एल है। हर टेम्परेचर पे अलग अलग होता है लेंथ। तो अगर टेम्परेचर तुमने बहुत हाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे जो लेंथ है ज्यादा वो होके इंक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर कम कर दिया तो चीजें तुम्हारे पास में कंप्रेस हो जाएंगी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी टेम्परेचर पे तुमको उसकी लेंथ कैसे दिखाई देती है, तो पहले थोड़ा सा एटॉमिक लेवल पे आते हैं। सपोज ये मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स होंगे, कि ये है फर्स्ट पॉइंट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर तुम्हारे सामने रखा हुआ है तो एक तो ना इक्विलिब्रियम में है वो, क्योंकि मैंने कोई उसको कंप्रेस नहीं किया है, कोई मैंने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है, राइट। सपोज तुम्हारे सामने पेंसिल रखी हुई है या कोई स्टील का स्केल रखा हुआ है, कुछ भी रखा हुआ है, ठीक है, तो उसके जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं, एवरी मॉलिक्यूल्स, ये जो सारे हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। सपोज स्टेबल इक्विलिब्रियम में इनके बीच का जो तुम्हारा डिस्टेंस है वो r0 है,
भी होगा ना, मतलब हर पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई ना कोई तो होगा ही। और केमिस्ट्री के अंदर तुमने एक वो देखा होगा, ग्राफ देखा होगा कि इंट्रामोलिकुलर जो डिस्टेंस होती है उसके लिए एक कुछ ऐसा ग्राफ होता है पोटेंशियल एनर्जी का। हाँ सर, क्लोज टू जीरो से नीचे आता है ये फिर ऊपर जाता है। ये है ना, ये हमारे पास अपना पोटेंशियल एनर्जी, ये आर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल, और ये है पोटेंशियल एनर्जी। हमें पता है स्टेबल इक्विलिब्रियम कब आता है सिस्टम का, जब सिस्टम के जो पोटेंशियल एनर्जी है मिनिमम। तो ये वो पॉइंट, ये वो आर नोट है। इस आर नोट पे जो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम है। तो आर नोट इज द पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अगर तुम्हारे पास में कोई सामने सपोज एक वो रखा हुआ है, स्टील का रॉड रखा हुआ है, तो स्टील का रॉड तुम्हारे सामने रखा हुआ है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे in the absence of all the external force, what will be the distance between two molecules? This R naught. इस R naught पे, इस पॉइंट पे जो है रिजल्टेंट फोर्स भी जीरो है और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तुमको यहां से दिख रहा है स्टेबल इक्विलिब्रियम। सपोज मैंने इस रॉड को कंप्रेस किया, तो R naught कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। आर नोट कम हो जाएगा तो सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ पे आ जाएगा थोड़ा सा ऊपर। तो थोड़ा सा ऊपर आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है। मैं छोड़ दूंगा तो कहाँ जाने का ट्राई करेगा, वापस नीचे आने का ट्राई करेगा। सेम चीज अगर मैं उसको एक्सटेंड कर दूंगा तो भी वो वापस आने का ट्राई करेगा। तो ये हमारे पास में ये है। तो एट एनी टेम्परेचर, सपोज एट टेम्परेचर T मेरे पास में ये मॉलिक्यूल है 1 2 3 4, बस वो हमने एग्जांपल के लिए ले लिया। सो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ माय रॉड, आर नॉट, आर नॉट, आर नॉट। तो क्या हो जाएगा लेंथ, 3R नॉट। यस यस है ना। अब हमने क्या किया, इसका जो है टेम्परेचर है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूंगा तो पार्टिकल का जो रैंडम मोशन है या फिर जो उसका वाइब्रेशन होने वाला है वो इंक्रीज हो जाएगा। मतलब उसकी जो टोटल एनर्जी है वो बढ़ गई है ना, उसकी एनर्जी बढ़ गई ना वाइब्रेशन वगैरह कुछ करके। तो अब जो न्यू वाला जो टेम्परेचर आएगा, न्यू वाले टेम्परेचर पे जो पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये तो ये तो सपोज मैंने बोल दिया टेम्परेचर T डैश और ये मैंने बोल दिया टेम्परेचर T। तो अब अगर मैं इस वाले टेम्परेचर पे आ गया, T डैश पे अगर मैं आ गया, तो मेरा जो इक्विलिब्रियम वाला जो पॉइंट है वो कौन सा बन गया, ये बन गया R डैश या फिर R बोल देते हैं। क्योंकि अब जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है वो यहाँ पे आ गई है। अब जो मेरे मॉलिक्यूल चुपचाप बैठे रहेंगे, कहीं पे हिलेंगे डुलेंगे नहीं। कब, जब उनके बीच में डिस्टेंस कितना है R। तो यही जो तुम्हारा रॉड है, ये चार जो मॉलिक्यूल इन्हीं की बात करेंगे, ये 4 मॉलिक्यूल अब ऐसे हो जाएंगे। ये एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा। इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया R, इनके बीच का डिस्टेंस R, इनके बीच का डिस्टेंस R। अब इसका कितना हो गया लेंथ, 3R। तो अगर तुम इस वाले टेम्परेचर पे देखोगे तुमको लेंथ दिखेगा 3R नॉट, इस पे देखोगे कितना दिखेगा R नॉट। तो हर टेम्परेचर पे एक न्यू नेचुरल लेंथ है, इसी को बोलता है नेचुरल लेंथ ना, कि उसके अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। तो इस ग्राफ को देख के मैं बोल सकता हूं कि टेम्परेचर T डैश इज ग्रेटर देन T। सर अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो R की वैल्यू R नॉट से ज्यादा होगी ना? यस हाँ, तो हो गई ना। आगे देखो ना, आगे चला गया वो, यहाँ पे है ना डिस्टेंस, तो इधर जा रही है अपने एटॉमिक डिस्टेंस। तो पहले R नोट था, R नोट कम है, R ज्यादा है। यस सर। ठीक है, तो यही रीजन है, यही रीजन है थर्मल एक्सपेंशन का, इसी को बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन।
कि अगर किसी बॉडी को, ये तो पता है कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कब होता है, जब उसको हीट देते हो। हीट दिया मतलब उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है, थर्मल। थर्मल मतलब कि टेम्परेचर इज हाई। तो व्हेन टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज हायर देन द इंट्रामोलिकुलर इक्विलिब्रियम डिस्टेंस विल इंक्रीज। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टोटल। तो ये तो हो गया बेसिक। तो सपोज अब मैंने बताया, यहाँ पे देखो लेंथ के अंदर कितना चेंज आया, डेल्टा एल 3 r माइनस r नॉट, राइट, है ना? अरे Yes, कितना चेंज आया ना। अब देखो ये जो तुम्हारे पास में r माइनस r नॉट जो चीज है और ये है 3। तुमने केमिस्ट्री के अंदर दो चीजें देखी होंगी, एक होता है अरे वो थे ना, कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। extensive. क्या होती है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव? The amount of matter. यस। तो इसमें मुझे बताओ, तुम्हारे सामने नंबर लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ है 3, एक लिखा हुआ है आर नोट माइनस नहीं आर माइनस आर नोट। इसमें कौन सी चीज तो एक्सटेंसिव है, कौन सी इंटेंसिव? सर 3 एक्सटेंसिव होगा। 3 तो एक्सटेंसिव हो गया। क्यों? अगर तुम्हारे पास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मान लो 5 होते तो यहाँ पे नंबर क्या बन जाता, 4 बन जाता। अगर 6 होते तो 5 बन जाता। आर माइनस आर नोट क्या है? इंक्रीज इन द डिस्टेंस ऑफ एनी इंट्रामोलिकुलर पेयर। तो ये देखो ये तो एक्सटेंसिव है ना, नहीं अपना इंटेंसिव है ये तो। भाई इसको क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे पास में 100 मॉलिक्यूल हैं, 150 मॉलिक्यूल हैं, 200 मॉलिक्यूल, वो तो आर माइनस आर नोट को ही अपने इंक्रीज करेगा ना। Yes, तो sir. यहां से हमारे पास में फॉर्मूले आते हैं। तो फॉर्मूले की हम जो स्टार्ट करते हैं वो यहां से करते हैं हम। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूडिनल या फिर लीनियर। लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन का मतलब हुआ कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, लीनियर ऑब्जेक्ट। और लीनियर ऑब्जेक्ट के पास में सिर्फ क्या होता है, लेंथ। तो लेंथ, सपोज इसकी लेंथ है L, कब? व्हेन टेम्परेचर इज T नॉट। मान लो लेंथ इसका L नॉट। अब अगर मैंने मान लो टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, ये जो लेंथ है ये लेंथ हो गया है L व्हेन टेम्परेचर इज T। तो ये तो मैं कह ही सकता हूं कि टेम्परेचर T इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ये वाला, है ना? तो इसमें एक्सटेंशन कितना हो गया? एक्सटेंशन को हम बोलते हैं डेल्टा एल, जिसको हम बोलते हैं एल माइनस एल डैश। अब देखो डेल्टा एल किस किस क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा उसको हम देखते हैं। तो हम बोलते हैं कि डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल नॉट। बताओ क्या ये बात सही है? ओरिजिनल लेंथ पे डिपेंड करेगा अपना एक्सटेंशन। यस और नो? अरे ऊपर वाले फॉर्मूले में देखो ना यार, ये मेरे पास में एक्सटेंशन आया था, Yes, राइट? तो इसके अंदर ये नंबर आ गया ना 3। अगर मेरे पास में मॉलिक्यूल 4 की बजाय 5 होते तो यहाँ पे नंबर क्या आता, 4, है ना? तो मतलब कि जितना तुम्हारा ओरिजिनल लेंथ होगा उसी के प्रोपोर्शन में तो आएगा तुम्हारा जो अपना एक्सटेंशन है। तो जो भी तुम्हारा एक्सटेंशन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू दिस, एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर में डिफरेंस। जितना ज्यादा टेम्परेचर को राइज करोगे, ठीक है, जितना ज्यादा राइज करोगे तुम्हारा एक्सटेंशन उतना ही ज्यादा होगा। ये तो एक्सपेरिमेंटली अपने कह सकते हैं। तो हमारे पास में चीज आ गई कि डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल नॉट इंटू डेल्टा टी। ये अपना प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया। बताओ अब सपोज एक तुम्हारे पास प्लास्टिक का रॉड है, एक तुम्हारे पास में स्टील का रॉड है।
दोनों का इक्वल लेंथ है और दोनों को सेम टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, क्या दोनों में एक्सटेंशन सेम आएगा? नहीं सर। नहीं सर। नहीं, वो तो यार मटेरियल के ऊपर भी तो डिपेंड करेगा ना कि कौन सा मटेरियल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक लगा देते हैं अल्फा, अल्फा एल नॉट इंटू डेल्टा टी। तो अल्फा को हम बोलते हैं कोफिशिएंट, जैसे उसमें था ना फ्रिक्शन में था, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये हमें ये बताता है अगर मान लो इसकी वैल्यू बहुत हाई है तो इसका मतलब होगा कि जो ऑब्जेक्ट है तुम्हारा उसके अंदर जो चेंज है दैट विल बी वेरी हाई, और अगर इसकी वैल्यू कम है मतलब जो तुम्हारा टेम्परेचर है, नहीं जो तुम्हारा एक्सटेंशन है वो थोड़ा कम होगा। ओके, तो ये तो चेंज हो गया। डेल्टा एल का मतलब क्या हुआ? फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल, फाइनल कितनी है? एल, इनिशियल एल नॉट, तो अल्फा एल नॉट इनटू डेल्टा टी। तो फाइनल लेंथ क्या बन जाएगा? एल नॉट 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा टी। फाइनल जो लेंथ है इनिशियल लेंथ पे डिपेंड कर रही है और टेम्परेचर पे डिपेंड करिए कितना राइज किया, एंड लीनियर कोफिशिएंट पे कि तुम्हारा लीनियर कोफिशिएंट जो है वो कितना कम है कितना ज्यादा है। अब मुझे बताओ व्हाट इज द यूनिट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन? यूनिट मीटर। अल्फा, यूनिट ऑफ अल्फा 1 by Kelvin. 1 बाई Kelvin inverse. e power minus 1. भाई देखो ये है 1, ये क्या होता है? नंबर होता है ना 1, तो डायमेंशनलेस। आगे हाँ क्या है? सर। अल्फा इंटू डेल्टा टी, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा? डायमेंशनलेस। हाँ आगे सर। आ रहा है डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर में चेंज, चाहे तुम केल्विन में चेंज ले लो या डिग्री सेल्सियस में चेंज ले लो, एक ही बात है, वो तो इक्वली आता है ना दोनों में। हाँ सर। उस 273 उसमें ऐड ही तो होता है डायरेक्टली। तो इसका जो तुम्हारा यूनिट जो है उसको तुम लिख सकते हो कि या तो हो सकता है डिग्री सेल्सियस इनवर्स और डिग्री केल्विन इनवर्स। केल्विन में आता है क्या डिग्री? नहीं सर, नहीं ना, केल्विन में डिग्री नहीं है। कैलकुलेट नहीं होता। हाँ उसमें डिग्री नहीं आता है केल्विन में, इसमें आता है डिग्री से। तो ये लिखो या ये लिखो एक ही बात है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उसके अंदर। तो ये हमारे पास में एक्सपेंशन का बेसिक वो है। बताओ किसी को कुछ प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं सर। डाउट वाउट कुछ? तो ये हमारे पास है लीनियर ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। तो हम बोलेंगे कि न्यू टेम्परेचर, यहाँ जो अल्फा होता है ना जनरली, इफ आई टॉक अबाउट अल्फा इज वेरी स्मॉल। तुम अगर इसको रियल लाइफ में देखोगे तो इसका ऑर्डर आता है 10 की पावर -5, 10 की पावर -6। अगर ऐसा नहीं होता तो यार सब कुछ हमारे घर में के अंदर क्या होता है? एक्सपेंड ही हो जाता ना। हाँ सर। विंटर्स में कार एकदम छोटी हो जाती, समर के अंदर कार एकदम बड़ी हो जाती। हाँ लेकिन सर। ये जो होता है बहुत मतलब माइक्रो उस पे होता है, लेवल पे होता है, इसलिए इतना हमको विजुलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन भी लगाएंगे आगे। ठीक है, चलो एग्जांपल करते हैं थोड़े से। जैसे सपोज एक हमारे पास है रिंग है, इसका रेडियस r है। ओके, तो हमने बोला कि रेडियस इज r एट टेम्परेचर T नॉट। तुमसे पूछा फाइंड रेडियस एट T, वेयर तुमको दिया हुआ है कि T इज अ ग्रेटर देन T नॉट और तुमको अल्फा गिवन है, अल्फा इज गिवन। चलो बताओ।
सर मेरे को एक डाउट है हाँ, सर, जब ये रिंग या ऐसा हॉलो डिस्क कुछ एक्सपांड करते हैं तो वो जैसे बाहर की तरफ जाता है तो वो अंदर की तरफ भी तो थोड़ा बहुत जाएगा ना। चलो ये बहुत अच्छी चीज है, अभी तुमको बताता हूँ, पहले इसको सॉल्व करो फिर बताता हूँ। इसके बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल तुमको बताऊंगा, मतलब जिसको तुमको लगता है नहीं कॉमन सेंस से कि यार ये तो होना ही चाहिए, वो बिल्कुल नहीं होगा, एकदम उसका उल्टा होगा। तो पहले इसके बारे में सोचो। सर R1 plus alpha delta t। ओके, ठीक है। तो देखो, पहली चीज, इसमें एक्सटेंशन निकालने के लिए मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। जब भी whenever you talk about anything, any 2 points, अगर पूरे सिस्टम का टेम्परेचर में इंक्रीज कर दूंगा तो डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट विल इंक्रीज। तो जैसे पहले मैं यहाँ की बात करूं, इसका कारण कितना लेंथ है, ओरिजिनल कितना लेंथ है इसका, 2 पाई आर नॉट। फाइनल जो इसका लेंथ है वो सपोज मैंने बोल दिया एल, तो वो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। भाई ये तो कह सकते हैं ना सिमेट्री से कि फाइनली भी वो कहते हैं सर्कल ही बनेगा। हाँ सर। क्योंकि सब कुछ सिमेट्रिक है। ओके, तो मैंने लिखा डेल्टा एल, तो मुझे पता है डेल्टा एल क्या होता है, एल नॉट अल्फा इंटू डेल्टा टी। मैंने लिखा डेल्टा एल क्या बन जाएगा, 2 पाई आर माइनस आर नॉट शुड बी इक्वल टू आर नॉट, नहीं, आर नॉट इंटू 2 पाई इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो क्या बन जाएगा, आर इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये ऐसा हो गया क्या, दिस इज एज गुड एज मेरे पास में एक रॉड था जिसका लेंथ है आर, आर नॉट, टेम्परेचर है टी, और फिर ये हो गया आर जब इसका टेम्परेचर हो गया टी। तो मतलब दोनों, तो चाहे मैं उसका कहते हैं रिंग बना दूं तो भी उसका इतना ही रेडियस आएगा, चाहे मैं रॉड बना दूं तो भी उतना ही आ रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ, सर हमने फर्स्ट केस में सरकमफेरेंस लिया व्हिच इज अ स्मॉल, नहीं, मतलब नहीं, नहीं, मैं कह रहा हूं ना, इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता। इस क्वेश्चन को तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि सपोज ये मेरे पास में ये है, रिंग है, ये मैंने ले लिया डायमीटर, राइट। एक मॉलिक्यूल मैंने यहाँ ले लिया, एक मॉलिक्यूल मैंने यहाँ ले लिया, राइट। बताओ इनके बीच का ओरिजिनल है कितना डिस्टेंस है, 2 आर नॉट। 2 आर नॉट कब है, एट टी नॉट। अब तुम कह सकते हो ना कि 2 आर नॉट इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, कब, टी नॉट की। व्हेन टेम्परेचर इज टी नॉट। अब मैंने टेम्परेचर हाई कर दिया तो मैंने क्या बोला था, जब भी तुम्हारी इक्विलिब्रियम चेंज होगी तो डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट विल इंक्रीज। तो सपोज फाइनली इनके बीच का ये पॉइंट यहाँ पे आ गया और ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, सपोज इनके बीच का डिस्टेंस अब कितना हो गया, 2 आर। तो मैं कह सकता हूं ना कि 2 आर माइनस 2 आर नॉट, ये क्या हुआ, चेंज इन लेंथ इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ कितना है, 2 आर नॉट अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो सिंपली देख लो आर इक्वल टू क्या बन जाएगा, आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है रिजल्ट, चाहे इन दोनों पॉइंट के बीच में कुछ हो या फिर इन दोनों पॉइंट के बीच में कुछ ना हो, तो भी इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसी रेशो में इंक्रीज होगा।
सर अगर ठीक ये है? प्लेट होती तो भी यस, प्लेट होती तो भी अप्रूव करेंगे, 2D वाला भी और करेंगे। अभी तो अपने इसी में चल रहे हैं, 1 डायमेंशन में चल रहे हैं। सर, तो अगर एक्सपैंड हो गया तो प्लेट के बीच में छेद हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना यार, वो तो मतलब एक्सटेंशन कोई ऐसा नहीं हो रहा ना कि तुम्हारा रेडियस R था और तुमने उसको खींच खींच के 5R कर दिया, इतना नहीं कर रहे हैं ना। सर लेकिन ये हो क्यों रहा है ऐसा? तो ओवरऑल होगा ना हर तो हर पॉइंट पे। हर पॉइंट का हो रहा है, तो डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट विल इंक्रीज, एनी 2 पॉइंट। चाहे तुम इस पॉइंट की और इस पॉइंट की निकालो, इनके बीच का डिस्टेंस भी उसी परसेंटेज में जाएगा। ओके, अगर कहीं पे मैं लिखूं अपना परसेंटेज चेंज, तो मैं फॉर्मूला क्या है, डेल्टा L इक्वल टू L नॉट अल्फा इंटू अपना डेल्टा T आया। तो डेल्टा L बाई L नॉट, इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन चेंज, राइट? क्या हो गया, अल्फा इंटू डेल्टा T। फ्रैक्शन चेंज बिटवीन एनी 2 पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर लेंथ। वो तो सिर्फ उस पर डिपेंड कर रहा है मटेरियल कौन सा है और कितना टेम्परेचर में डिफरेंस हुआ है। तो फ्रैक्शनल चेंज बोल दो, और अगर या फिर मैं इसको 100 से अपना मल्टीप्लाई कर दूं, इसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज भी जो है, ठीक है, तो जो हमारा परसेंटेज चेंज है वो भी ओरिजिनल लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है कि तुम्हारा मटेरियल कौन सा है और तुमने टेम्परेचर में कितना डिस्टेंस किया है। अगर मैं तुम्हें ये दे दूं कि सपोज इसमें एक पॉइंट यहाँ पे है A और एक पॉइंट यहाँ पे है B, और सपोज इनके बीच का इनिशियल जो अपना डिस्टेंस था वो था X, तो बताओ फाइनली इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बता सकते हो विदाउट गिविंग एनी इंफॉर्मेशन? Yes, I can say this because fractional change between 2 points is independent of this, the original parameter. Okay. बताओ भाई, क्लियर? Yes, sir. हाँ, तो चाहे उन दोनों पॉइंट के बीच में कुछ हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम दैट इज द इंस्टेंट। सर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। फिर आवाज लैग हो रही है आपकी। ठीक है, ये इसका सेंटर, इसमें से मैंने इतना पार्ट काटा हुआ था। सर एक बार रिपीट कर सकते हैं, आपकी आवाज लैग हो रही है। क्या आपकी आवाज कट गई थी। क्वेश्चन को रिपीट करना? सर हाँ सर। हाँ, तो ये लो, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक रिंग है मेरे पास में जिसके अंदर मैंने इतना सेगमेंट काट दिया है, ये वाला जो काटा हुआ जो सेगमेंट है ना, उसका एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, इसका रेडियस R, और तुमको अल्फा दिया हुआ, इनिशियल टेम्परेचर कितना है, T नॉट। तो पूछा है कि फाइंड थीटा डैश एट टेम्परेचर T वेयर T इज अ ग्रेटर देन T नॉट। अब मैंने इसको हीट करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो बताओ कि वो जो आर्क जो मैंने काटा हुआ था उसका जो लेंथ है, मतलब जो भी है, मतलब उसका जो मतलब कि जो एंगुलर वो बनेगी ना, पोजीशन बनेगी। सपोज इस पॉइंट को A बोल दिया, इस पॉइंट को B बोल दिया, ये पॉइंट O, तो एंगल AOB जो इनिशियली थीटा है वो बाद में कितना हो जाएगा? सर वो तो थीटा ही रहेगा ना, अगर कुछ कंस्ट्रेंट। थीटा ही रहेगा ना सर, क्योंकि जो रेडियस यार बढ़ रहा है वो अलोंग द सेम लाइन बढ़ रहा है। हाँ सर। तो सर वो मतलब सिमिलर कंसेंट्रिक सर्कल्स टाइप हो जाएंगे। यस, हाँ सर। काफी लोग कहेंगे सर ये चीजें एक्सपेंड होंगी ना तो
ए और बी पॉइंट पास पास में आ जाएंगे। अरे ए और बी पॉइंट पास पास में क्यों आ जाएंगे भाई, हमने पहले बोला हुआ है फ्रैक्शनल चेंज जो होता है वो डायमेंशन पे डिपेंड ही नहीं करता है। अगर इसका रेडियस चेंज होएगा तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस भी चेंज होएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि फाइनली भी जो थीटा है थीटा डैश विल बी इक्वल टू थीटा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। फाइन, हाँ भाई Yes, बताओ, sir. कुछ डाउट? इतने में बस जो मैंने करवाया ये फ्रैक्शनल चेंज वाला, लीनियर वाला इजी होता है, आगे इसी के एप्लीकेशन आते हैं जब तुम बवाकी वाले और कुछ करते हो ना, तो और उसके अंदर आ जाते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन। सर हाँ सर ये जो लीनियर एक्सपेंशन में शेप मैटर नहीं करता है, मतलब अगर स्ट्रेट लाइन अगर रॉड हो या फिर सर्कल में हो? कोई फर्क नहीं पड़ता ना, और लीनियर चीज है, मतलब कि फ्रैक्शनल चेंज, ये देखो ना, ये वाली चीज देखो, फ्रैक्शनल चेंज के ऊपर है सारी कहानी। उस फ्रैक्शन को मैं किसी भी फॉर्म में लेके जा सकता हूँ ना, तो फर्क नहीं पड़ता। ओके सर। ठीक है, चलो आगे आओ। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, सपोज मेरे पास में एक ये है, रेक्टेंगल है ये साइड L0, ये साइड B0, और ये 4 रोड्स हैं। ठीक है, और तुमको अल्फा दिया हुआ है, तो पहले टेम्परेचर T0 और उससे हम लेके आगे T पे, फाइंड एरिया। तो अभी ये चीज ऐसी है, जब मैं इसको एक्सपेंड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, इसका L भी चेंज होगा और B भी चेंज होगा, रेड भी चेंज होगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट। तो पहले बात करते हैं कि जो हमारा सर L0 T डेल्टा तो T L बोल बन सकते जाएगा L0 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, मुझे पता है इतना लेंथ को बढ़ना चाहिए। वैसे ही क्या बोल दूंगा, B क्या बन जाएगा, B0 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, है ना। और हमारा इनिशियल एरिया कितना था, A0 कितना था, L0 इंटू B0। अब अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, A क्या बन जाएगा, इन दोनों मल्टीप्लिकेशन, L0 B0 L0 1 plus L alpha. naught B naught into 1 plus alpha delta t 1 का प्लस होल अल्फा टी स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, A L0 B0 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी प्लस अल्फा डेल्टा टी अल्फा का होल डेल्टा स्क्वायर, तो A इक्वल टू A0। ठीक है, अब देखो, अब मुझे पता है कि अल्फा डेल्टा टी जो होता है वो वेरी स्मॉल होता है, तुमको स्टार्टिंग में बताया था, ये सब कुछ उसमें होता है, माइक्रो में होता है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो क्या बहुत बन छोटा। जाएगा और अप्रोक्सीमेटली, छोटा हो जाएगा। या और यू कैन यूज बाइनोमियल और डायरेक्टली, है ना। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 प्लस 2 अल्फा इंटू डेल्टा टी, राइट। Yes, sir. तो ये देखो, अगर मेरे पास लेंथ चेंज हुई तो मेरे पास एरिया भी चेंज हो गया, लेकिन एरिया के चेंज होने के अंदर जो मेरा कोफिशिएंट आया वो कैसा बन गया, डबल। उसमें अल्फा था, इसमें Yep. क्या बन, ट्वाइस। इसमें ट्वाइस, ट्वाइस बन गया इसके अंदर। सर तो अगर वॉल्यूम हो तो ट्रिपल हो जाएगा। यस, हम उसको भी करेंगे, हम अभी करेंगे उसको। ठीक है, तो सेकंड जो मेरा पॉइंट आता है वो यही आता है, एरियल एक्सपेंशन। ठीक है, या फिर मैं उसको बोलता हूँ सरफेशियल, सरफेशियल एक्सपेंशन। सर 1 मिनट ऊबर का दिखाइए ना। कौन सा, ये वाला? सर हो गया, थैंक यू। तो सरफेशियल एक्सपेंशन बोल दो या एरियल एक्सपेंशन बोल दो, ठीक है।
उसका मतलब वही होता है कि माई ऑब्जेक्ट इज अ सरफेस, और सरफेस के पास में क्या होता है, एरिया। इसका एरिया है मेरे पास में A0, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि जब मैं इसको हीटअप करूंगा T0 से मैं इसको लेके जाऊंगा T पे, तो जो इसके एरिया में चेंज आएगा डेल्टा ए, तो डेल्टा ए विल बी ए प्रोपोर्शनल टू A0, जो कि उसका ओरिजिनल एरिया है। अगर ओरिजिनल एरिया कम है तो तुम्हारा जो चेंज आएगा वो भी कम होगा। डेल्टा ए विल बी ए प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। जितना ज्यादा टेम्परेचर राइज करूंगा, मुझे पता है एक्सटेंशन उतना ही ज्यादा आने वाला है, राइट। और फिर हम यहाँ पे हम लगाते हैं कोफिशिएंट ऑफ सरफेशियल एक्सपेंशन, और उसको हम लिखते हैं बीटा। अब तुम बोलोगे सर इसको मतलब अभी लिख दो ना, 2 अल्फा लिख दो, ठीक है। नहीं, मैं उसको एक बार बीटा लिखूंगा और बाद में लिखूंगा कि बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, ठीक है। तो फिर मैं लिखूंगा डेल्टा ए शुड बी इक्वल टू A0 बीटा इंटू डेल्टा टी। ये मेरे पास में फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, यस सर। हाँ भाई। हाँ, तो ऐसे ही हमारे पास में अगर मैं इसमें जाऊं क्यूबिकल एक्सपेंशन, मतलब सपोज इफ आई हैव सम वॉल्यूम V0, ठीक है, और मैंने क्या क्या टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया T से, तो मैं बोलूंगा जो डेल्टा V आएगा वॉल्यूम में जो चेंज आएगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू अपना इनिशियल वॉल्यूम, और दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर में चेंज। तो मैं लिखता हूँ कि डेल्टा V इक्वल टू V0 गामा इंटू डेल्टा T। यहाँ पे क्या बन जाएगा गामा, गामा इज क्यूबिक एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ये अब तुम कहोगे सर इसको 3 अल्फा लिख दो, इसको मैं 3 अल्फा लिखूंगा, लेकिन किसके लिए, ओनली फॉर सॉलिड्स, क्योंकि सॉलिड की रॉड तुम बना सकते हो, लिक्विड की नहीं बना सकते ना। लेकिन जो हमारा एक्सपेंशन है वो तो लिक्विड के अंदर भी होता है, फाइन। हाँ भाई। यस। हाँ तो चलो यार, देखो आज अपने इतना ही करेंगे, मुझे कुछ काम है, ठीक है। तुम चाहो तो क्लास छोड़ देना, फिर से स्टार्ट कर देंगे, या फिर इसके अंदर ही जो ज्वाइन होके रह लो, इसको थोड़ा सा रिवाइज करना, फिर इसको बाद में कंटिन्यू करते हैं, ओके। चलो, अगला लेक्चर कब होगा स्टार्ट? अगला लेक्चर तुम्हारा उसी टाइम पे होगा जिस टाइम पे होता है ना रेगुलर वाले पे। मुझे कुछ काम है, मुझे निकलना है। सर आप प्लीज बाद में नोट्स भेज देना। ओके, ठीक। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
हेलो गुड इवनिंग सर। हेलो